जय हिंद। आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज की कहानी में हम पढ़ेंगे 2022 के पूछे गए इडियम्स को। आप पहले की वीडियो को बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, आपका नजरिया बदला होगा चीजों को पढ़ने का, समझने का, उसकी गहराई को समझने का, और जो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आगे कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज 2022 का जो पेपर 1 है इसके सारे के सारे इडियम्स को देखेंगे। 10 इडियम्स यहां पर आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहां पर जो इडियम है यह है काउंटिंग योर चिकन्स। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, आप सभी लोग जानते होंगे, उल्टी गिनती है ना, काउंटिंग कहते हैं। योर मतलब होता है तुम्हारा, और चिकन्स का मतलब होता है चूजे। मुर्गी के बच्चे को हम चिकन कहते हैं, नहीं कहते आई लव चिकन, मतलब खाना पसंद है, तो वही चिकन्स कहला रहा है यहां पर। अब ये इडियम कहां से बना है, क्या तरीका है इसका पूछने का, कहां से पूछा है, आइए समझते हैं। यहां पर जो कह रहा है कि काउंटिंग योर चिकन्स, इसका मतलब होता है परिणाम आने से पहले योजना बना लेना। कहा जाता है क्या ना कि एक बार एक महिला थी, वो सर पर ना एक दूध की बाल्टी लेके जा रही थी और रास्ते भर में सोच रही थी कि एक मुर्गी खरीदूंगी, उस मुर्गी से 4 अंडा निकलेगा, उस 4 अंडे से 4 चूजे निकलेंगे, फिर वो 4 जो चूजे होंगे मुर्गी बनेंगे, फिर वो मुर्गी जो 4 मुर्गी है तो 4 मतलब अंडा देगी, तो 4 से फिर 1 का 4 1 का 4 ऐसे 16 बन जाएगा, फिर 16 और चूजे निकलेंगे, फिर वो मुर्गी बनेगी, फिर वो अंडा देगा, मतलब अंडा देगी। तो ये सारी सारी चीजें सोच ही रही थी कि अचानक से उसका दूध का बाल्टी गिर गया, रास्ते में ठोकर लगा और दूध का बाल्टी गिर गया। तो वही कह रहा है कि पहले से ही चूजे गिन लेना, यानी कोई ऐसा प्लान बनाना कि जो हो सकता है कि भविष्य में पॉसिबल ना हो, है ना। कहते हैं कि 2 गांव थे, एक गांव और एक दूसरा गांव था। तो दूसरे गांव का रास्ता पहले गांव से होता हुआ जा रहा था। तो दूसरे गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम इस साल गन्ने की खेती करेंगे, क्योंकि मोदी जी इथेनॉल बनाएंगे और उनके जो मंत्रिमंडल है पूरे इथेनॉल पर फोकस करेंगे। सारा का सारा गन्ना जो है वो चला जाएगा इथेनॉल में, चीनी का हो जाएगा महामारी, तो हम लोग चीनी बनाएंगे। तो इसीलिए दूसरे गांव वाले क्या किए कि वहां पर एक तरीके से चीनी का उत्पादन करने के लिए गन्ने की खेती करने की सोचे थे, किए नहीं थे, सोचे थे। और जाके पहले गांव वालों से बात किए कि यहां पर हम सोच रहे हैं कि इस बार हम गन्ने की खेती करते हैं। तो बोला कि नहीं, गन्ने की तुम खेती नहीं करोगे, गन्ने की खेती करोगे तो हमारे रास्ते में से लेके जाओगे, है ना, हमारा जो गन्ने का खेती कम हो जाएगा। दोनों आपस में लड़ गया, मार हुआ, पुलिस आई, बोला कि कहां है, तो ये गन्ना उगा रहा था। तो बोला कि उगाया, बोला ना, उगाता तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता। तो मतलब कोई भी चीज जो समय से पहले ही आपने उसके सारी चीजें सोच लिया, हुआ कुछ नहीं, आपने पहले ही सारी चीजें अज्यूम कर लिया, उसे कहते हैं काउंटिंग योर चिकन्स। बेसिकली इसका जो पूरा ये अधूरा इडियम है, इसका पूरा इडियम ये बनता है काउंटिंग योर चिकन बिफोर एग हैव हैच्ड, यानी पहले से ही चिकन को गिन लेना, अभी तो मुर्गी ने जो है अंडा सेया नहीं है। तो वही कई बार ना प्रोवर्ब बन जाता है कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हेच्ड, एग्स हैव हेच्ड, यानी पहले ही चूजे मत गिनो जो मुर्गी के अंडा सेने से पहले। तो वही बना है काउंटिंग योर चिकन्स, मतलब परिणाम आने से पहले योजनाएं, है ना। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस उसे कहते हैं काउंटिंग योर चिकन, यानी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, कि पहले सोच लिया आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनने के बाद तुमको तो बर्बाद करेंगे, पड़ोसी तुम हमको बर्बाद किया है ना, तुम हमको ताना मारा है, तुमको हम बर्बाद करेंगे। तुम्हारा जो है ना वो जो मतलब तेल मिला के पेट्रोल पंप पर चलाते हो, पहला छापा तुम्हारे पर मारा। आईएएस बना नहीं है अभी, तो वही कहलाता है काउंटिंग योर चिकन्स। अगला इडियम है द आइसिंग ऑन द केक, यानी द आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा। हम हिंदी में कहते हैं सोने पर सुहागा। जैसे आप सुने होंगे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगा है, बहुत जोरों की प्यास लगा है। अब आदमी जब प्यासा है तो उसको कोई भी गर्म भी पानी दोगे तो बेचारा पिए लेगा, गर्मी का दिन है। लेकिन मान के चलो एक तो प्यास लगा है, ऊपर से एकदम ठंडा ठंडा पीने लायक पानी मिल जाए, बोलेगा ओ माय गॉड, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। यानी पहले से क्या है, केक तो है, लेकिन केक के ऊपर आइस लगा देना। बेसिकली कुछ आइस होते थे जो बने होते थे क्रीम के, वो क्रीम होता था बेसिकली, है ना, एक क्रीम होता था आइस का, और वो ऊपर से लगाया जाता था। तो वहीं से ये बन गया है द आइसिंग ऑन द केक, यानी सोने पे सुहागा, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी अतिरिक्त जो है लाभ है किसके ऊपर, तो एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, कि एक तो पहले से लाभ है
कि तुम ये काम करोगे तो तुमको ये पैसा मिलेगा, ऊपर से दिवाली पर तुमको इतने लाख का बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसी को कहते हैं द आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, केक तो पहले से उस पर आइस लगा देना आइसिंग ऑन द केक कहलाता है। अगले इडियम पर हम आते हैं। अगला इडियम है अ स्टिच इन टाइम। ये भी अधूरा है, अ स्टिच इन टाइम, ये पूरा बनता है अ स्टिच इन टाइम सेव 9, ये पूरा इडियम है अ स्टिच इन टाइम सेव 9। जैसे मान के चलो कि अगर हमारा ये शर्ट है और शर्ट अगर यहां से फट गया, तो जैसे जिस दिन फटेगा थोड़ा सा छेद रहेगा, थोड़ा सा छेद रहेगा, अगर मैं इसको टाका लगाना चाहूं तो एक टाका लगेगा और ये छेद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दिया तो धीरे 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 क्या होगा, ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो जो काम एक टाके में होने वाला था अब 9 टाका लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने समय पर इस चीज का नहीं किया, मैंने समय पर इसका इलाज नहीं किया, कि जहां एक टाका लगना था मेरी उस लापरवाही ने यहां पर 9 टाके लगा दिया। तो वही कह रहा है कि एक स्टिच, स्टिच का मतलब होता है टाका, समय के अंदर, इन टाइम का मतलब क्या होता है, समय के अंदर या भीतर, यानी समय के अंदर एक टाका 9 टाके को बचाता है, 9 को बचाता है, उसी को कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव 9। यानी समस्या का तुरंत समाधान बेहतर है, अगर अभी तुम एक टाका लगा दोगे तब तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो अगर छोड़ दोगे तो बाद में बवा जाएगा पूरा, तो वहां पर एक से ज्यादा 9 लगाना पड़ेगा। तो वही चीज कहलाता है स्टिच इन टाइम। पूरा इडियम है स्टिच इन टाइम सेव 9, लेकिन एनडीए यूपीएससी खेल खेल देता है, अधूरे पूछ देगा। तो वही चीज है स्टिच इन टाइम सेव 9, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, कि समय पर लिया गया एक्शंस बचाता है हमें आने वाले नकारात्मक परिणाम से, तो वही कहलाता है स्टिच इन टाइम। तो वही चीज क्या हो जाएगा, टेलर से तो कोई इसका मतलब है नहीं, ठीक है, यहां पर क्या है टाइमली एक्शन, तो आंसर क्या हो गया डी, यानी टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। अगले इडियम पर आते हैं, ये है अ सिक्सेस एंड सेवेंस। बेसिकली एक इडियम है सिक्सेस एंड सेवेंस, जिसका मतलब होता है तितर बितर होना, यानी पूरा कंफ्यूजन वाला स्टेट में आ गया, पूरा एक तरीके से इधर उधर हो गया है, पूरा एकदम मतलब ओहा पोहा की स्थिति पूरी बन गई है ना, डिसऑर्डर जैसी स्थिति बन गई है, उसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ये कहा जाता है कि 2 कंपनी थी, है ना, एक कंपनी थी जो 6 नंबर पर थी, एक कंपनी थी जो 7 नंबर पर थी। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो उस इतिहास के अंदर कहा जाता है कि भारत में जब सबसे पहले शुरुआती जब चरम था तो यहां पर ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, और इधर फ्रांस के यानी फ्रांसीसी थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मद्रास में, सबसे पहली फैक्ट्री कहां डली थी, मद्रास में, और फ्रांसीसी जो आए थे वो आए थे पौंडीचेरी में, ठीक है। हुआ क्या कि दोनों लोग अपना अपना व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन हो गया ऑस्ट्रिया में विवाद, ऑस्ट्रिया का वहां पर एक तरीके से सत्ता खाली हो गया। अब सभी लोग चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर ले, ब्रिटेन चाहता था कि हम कब्जा करें, फ्रांस चाहता था हम कब्जा करें। ये बेसिकली जर्मनी और परसा की लड़ाई थी, है ना, जो परसा की लड़ाई थी। तो वहां पर ये एक मतलब गुट बनाना शुरू हुआ। अब गहराई से आप कहोगे सर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का तो मामला ही नहीं था, है ना, तो ये ब्रिटेन फ्रांस का मामला नहीं था, लेकिन ये कूद पड़े थे उधर। सब ऑस्ट्रिया के विवाद की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस आपस में कूद गए, भारत में ये सब थे, ईओ इधर से कूद गया, बोला क्या है, इसे मान के चलो कुछ ऐसा हो कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो कोई दुबई में बैठा व्यक्ति है, वो भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान को कूट दे, पाकिस्तानी को कूट दे। क्यों कूटा? क्योंकि भारत पाकिस्तान लड़ रहा है ना। तो यही चीज था कि वहां पर मतलब 7 समुंदर पार 2 राजकुमार अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि 7 समुंदर पार 2 राजकुमार अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे, तो दूर दराज इस हिंद महासागर में भी 2 कंपनी अपने शक्ति संतुलन को नापने का पूरा प्रयास कर रही थी, दोनों लोग लगे हुए थे। तो वही सही चीज था, बताओ दोनों लोग लड़ेंगे तो स्थिति सही रहेगी, ओहा पोहा स्थिति। तो वैसे ही है, एक कंपनी 6 नंबर पर थी, एक कंपनी 7 नंबर पर थी। तो ये जो 7 नंबर वाली कंपनी थी, हम सोचती थी कि हम 6 नंबर पर पहुंच जाए। अब जब ई 6 नंबर पर तो ई 7 नंबर पर, तो फिर ई 7 नंबर वाली कंपनी यहां पर थी। मतलब होता क्या था कि 7 नंबर वाली कंपनी ना 6 नंबर वाले के एम्प्लॉय को तूर के अपने पास लेकर आती थी,
अब ये 6 नंबर पर हो गई, फिर अब ये 7 नंबर पर, तो फिर ये अपने एम्प्लॉय को तोड़ के लेके आएगा यहां पर। तो यही सब चक्कर में पूरा का पूरा व्यवस्था जो है ना वो तितर बितर हो गया। वहीं से बन गया 8 6 एंड 7, अस्त व्यस्त या भ्रमित होना, यानी स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन को कहते हैं 8 6 एंड 7, यानी तितर बितर हो जाना स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन को कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टॉकिंग 20 टू द डजन, यानी टॉकिंग 20 टू द डजन। अब जैसे मान के चलो कि ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है, टॉक का मतलब होता है बोलना यानी बात करना, 20 मतलब होता है 20 और दर्जन मतलब होता है 12। अब जैसे होता क्या है, जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति एक दर्जन जितना बार केला गिना जा रहा है उतना में वो 5 शब्द बोल दिया, 10 शब्द बोल दिया, ठीक है, तो नॉर्मल बात है। लेकिन एक दर्जन में जितना गिना जाए कोई अगर 20 बार बोल दिया तो इसका मतलब है कि बहुत तेज बोला है। तो टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब होता है तेज गति से बोलना। ऐसे किसी व्यक्ति का ना बोलने का तरीका थोड़ा सा फास्ट होता है ना, उसका जो तरीका है बहुत फास्ट है, तो उसी के लिए आया है टॉकिंग 20 टू द डजन, यानी टॉकिंग हरिडली जल्दी जल्दी बोलना और रैपिडली बहुत तेजी से बोलना, उसी को कहते हैं क्या, टॉकिंग 20 टू द डजन। कि एक दर्जन में कोई 12 बार बोला, ये एक दर्जन में 20 बार बोल दिया, मतलब बहुत तेजी से बोला है, वहीं से ईडियम बना है टॉकिंग 20 टू द डजन। तो वही चीज है हरिडली एंड रैपिडली, उसे कहते हैं टॉकिंग 20 टू द डजन। अगला जो ईडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार हो जाना, है ना, जो बीमार हो जाने को कहते हैं अंडर द वेदर। कहा जाता है कि जैसे जो पानी वाली जहाज होती है ना, उसके ठीक सामने, आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, आज तो हर जगह कैमरास लग गए हैं, चीजों को आगे बताने वाला, मतलब हमें यह भी पता है कि आगे और क्या चीज आने वाला है ना। मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाती है कि आगे तूफान आने वाला है, आगे सोनार सिस्टम आ गया है कि बता देता कि इस लाइन में आगे इतनी जहाज है, इतनी ट्रैफिक है, ये सब बता देता है। पहले के टाइम पर आप देखो टाइटेनिक की कहानी जब सुनोगे ना, तो टाइटेनिक में एक व्यक्ति था, वो आगे वो क्रो नेस्ट होता है, क्रोज नेस्ट कहते हैं उसको, उसके अंदर वो बैठा रहता है और अपनी आंखों से, लिटरली अपनी आंखों से देखता है कि आगे कुछ है तो नहीं। तो वही हुआ उसके साथ। उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं टाइटैनिक के टाइम पर, तो व्यक्ति वहां क्रोज नेस्ट में बैठा था। अब उस समय दूर उसको दिखाई दिया क्या, एक बड़ा सा मतलब स्नो का पर्वत दिखाई दिया, ठीक है, आइसबर्ग दिखाई दिया उसको। अब वो दूर से देखा, घंटी बजाने लगा, ए आगे आइसबर्ग है, जल्दी मोड़ो जल्दी मोड़ो। लेकिन उतने में वो देर हो चुकी थी, तो इसीलिए आइसबर्ग से टकरा गया। तो वही चीज है कि जो व्यक्ति वहां पर बैठा होता है, समंदर के अंदर ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मतलब ठंडा बहुत ज्यादा। देखो टाइटैनिक डूबने से कई लोग मरे थे, तो बहुत सारे लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। हाइपो मतलब होता है बहुत ज्यादा, थर्मिया मतलब जो थर्म होता है, तो टेम्परेचर बहुत क्या हो गया, कम हो गया, तो उससे कई लोग मर गए। तो जो व्यक्ति वहां पर खड़ा होता था ना, तो वो एकदम मौसम की चपेट में आ जाता था। अब इतना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रात का समय है, वहां पर बैठा हुआ है वो आदमी, तो हवाएं आगे से आ रही है, तो वही कह रहा है कि अंडर द वेदर हो गया, मतलब मौसम के चपेटे में आ गया। तो अंडर द वेदर का मतलब वही होता है बीमार या अस्वस्थ महसूस करना। बेसिकली इडियम बना है वहीं से कि जो लोग शिप के अंदर क्रोज नेस्ट में बैठे होते थे, रास्ता बताने के लिए, आगे क्या रहा है वो बताने के लिए, तो वो मौसम का शिकार हो जाते थे और उनका तबीयत खराब हो जाता था, वहीं से बना है अंडर द वेदर। यानी इसका मतलब क्या होता है, वॉकिंग इन द रेन, बरसात में वॉक करना नहीं, कंट्रोल बाय द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के द्वारा कंट्रोल करना, ब्रोबिटेन मतलब धमकाना, बाय द हीट गर्मी से धमकाना, तो अनवेल, यह क्या होता है, अनवेल यानी बीमार हो जाना, फीलिंग सिक, और अनवेल उसे कहते हैं अंडर द वेदर। अगला शब्द है टू सीट ऑन द फेंस। अब बताओ कितनी बार पढ़ा दिया, 24 में आया, 23 में आया, 22 में भी आ गया, कई बार पूछा है। आप कहते हो ना कि नहीं रिपीट होता है, देख लो सामने है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। टू सीट ऑन द फेंस का मतलब कई बार बता दिया हूं मैं, कि जो किसी विवाद में पक्ष या विपक्ष नहीं लेता है, ना वो मंगरू चाचा के साइड है ना ही विनोद चाचा के साइड है, तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस, यानी बीच में है, यानी अनडिसाइडेड है, ठीक है, लेजी नहीं है, प्रॉम्प्टली अटैक नहीं करता है, एक्ट करता है, सीट विदाउट डूइंग, यानी बैठा हुआ बेकार में कोई काम नहीं कर रहा है, अनडिसाइडेड होता है, उसे कहते हैं क्या, सीट ऑन द फेंस, ये बेसिकली होता है। अगला शब्द है वंस इन अ ब्लू मून। बहुत ही बेहतरीन सा शब्द है ये, और कई बार पूछा है, कई बार, जितना पूछा जा सकता था, जितना पूछा जा सकता था उतना पूछा गया। एक सवाल को कितना पूछा जा सकता था उतना पूछा गया। वंस इन अ ब्लू मून, देखो बेसिकली वंस का मतलब होता है एक बार, और ब्लू का मतलब होता है नीला, मून का मतलब होता है चांद।
इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं बताऊंगा। ऑलरेडी वीडियो भी बना लिया हूं, वहां भी देख लेना। बेसिकली वंस मतलब होता है एक बार। ब्लू मून, यहां पर ध्यान देना। सर मून तो जानते हैं, ब्लू मून क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सभी लोग जब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रमा के 2 फेज होते हैं, यानी ये चांद है और कोई भी महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष क्या है सर? तो चांद जो है वो अपनी रोशनी दिन पर दिन कम होता जाता है ना। चांद की रोशनी दिन पर दिन कम होता जाता है। तो जो इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, और ये जो यहां से यहां तक का सफर है ये 15 दिन का होता है, 15 डेज का होता है। तो ये 15 दिन के टाइम को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जी जो थे ना, कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाद्रपद महीने के अष्टमी को, इसीलिए हम कहते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी, जन्माष्टमी कहते हैं। अष्टमी को जन्म हुआ तो वो अंधेरे में जन्म हुआ था, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और इधर क्या होता है कि फिर वो काला होगा, मतलब पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो जो लास्ट वाला दिन होता है ना, जब पूरा अंधेरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक तरीके से न्यू मून, वहां से नया चांद बनता है। और उसको हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या। क्या होता है वो? अमावस्या होता है। अब फिर न्यू मून होगा तो चांद की रोशनी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ये भी टाइम होता है कितने दिन का? 15 दिन का। वहां जब एकदम काला हो जाएगा तो उसको कहेंगे अमावस्या, और ये जो पूरा हो जाएगा इसको हम कहेंगे पूर्णिमा। मतलब चांद अपना जो रोशनी है दिन पर दिन कम करता जाता है, तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, गांव में कहते हैं अनहरिया। पहले के टाइम पर इसी सब का जो है मतलब इसी सब के आधार पर काम करते थे, है ना, चांद की रोशनी सूर्य की रोशनी से। तो इसको अनहरिया कहते हैं। और ई होता है अजोरिया, है ना, अजोरिया होता है। इसको हम पूरा पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष। राम जी का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष को, चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी को उनका जन्म हुआ था, है ना। तो वही है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। 15वें दिन को हमने कहा पूर्णिमा और 15वें दिन को हमने कहा अमावस्या। अब सुनो, पहले दिन को कहते हैं एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। 1 और 10 एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो अमावस्या, शुक्ल पक्ष चल रहा है तो पूर्णिमा। अब एक महीना में 30 दिन होता है। एक कोई भी दिन 2 बार आएगा। जैसे एकम, एक आएगा कृष्ण पक्ष में और एक आएगा शुक्ल पक्ष में। एकादशी एगो कृष्ण पक्ष का और एगो शुक्ल पक्ष का आएगा। लेकिन अमावस्या कितना आएगा? तो 1 कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा कितना आएगा? तो 1 शुक्ल पक्ष में। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूर्णिमा 2 बार आ जाए? सर ऐसा तो नहीं लगता है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, अभी जो महीना गुजरा है मई का महीना ना, उस मई के महीने में आप देखोगे तो ऐसा हुआ है। जैसे देखो, ये हमारा अभी जो है अगस्त का महीना है जो चल रहा है। इस अगस्त के महीने में जैसे आज अगर तारीख आप देखेंगे तो आपका आज तारीख है 22 तारीख, ठीक है। तो आज दसवीं है। आज क्या है? दसवीं है। कल नौमी था, अष्टमी था, है ना। अब देखो यही क्या है? दसवीं है। दसवीं के बाद यहां पर आओगे तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, यहां पर है त्रयोदशी, चतुर्दशी, और इसी दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन होता है रक्षाबंधन। तो देख लेना 28 तारीख को रक्षाबंधन पड़ेगा, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं कह रहा हूं कि आप देखोगे तो यहां पर पूर्णिमा 1 बार आया है। क्या इसके पहले पूर्णिमा आया है? नहीं सर। 1 तारीख को तृतीया था, यहां चौथ है, पंचमी है, छठ है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी एक ही दिन है, चतुर्दशी, और यहां हो गया अमावस्या। 12 तारीख को अमावस्या है और 28 तारीख को पूर्णिमा है। तो 1 अमावस्या 1 पूर्णिमा। लेकिन मई का जो महीना था, बड़ा ये खतरनाक साल रहने वाला है। यानी जो मई का महीना है, पहले तारीख को ही है पूर्णिमा, 1 तारीख को पूर्णिमा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आप देखेंगे कि 16 तारीख को है अमावस्या, 16 तारीख को अमावस्या, और जो फिर से 31 तारीख को पूर्णिमा, यानी 1 पूर्णिमा 1 तारीख को और 1 पूर्णिमा 31 तारीख को। तो जो पहला वाला पूर्णिमा है इसको हम कहेंगे फुल मून, और ये जो दूसरा वाला पूर्णिमा है इसको हम कहेंगे ब्लू मून। और ये बहुत ही रेयर होता है, कई सालों के बाद ये आया है। तो वही चीज यहीं से इडियम बन गया है ब्लू मून। क्या ब्लू मून हमेशा होता है? नहीं सर, बहुत ही रेयर होता है। और वहीं से हमारे बड़े बड़े लोगों ने इस चीज को एक इडियम बना दिया, वंस इन अ ब्लू मून। इतना गहराई से शायद कोई बता नहीं पाएगा।
तो वही चीज है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही रेयर। ठीक है, रोमांटिक मोमेंट तो नहीं होगा, है ना। ओकेजनली का मतलब होता है कि जो एक निश्चित तौर पर आता है, ओकेजन पर आता है। ऑफ्टन मतलब अक्सर होता है, रेयरली शायद ही कभी ऐसा होगा। तो वही चीज कहलाता है वंस इन अ ब्लू मून। याद रखना इस सारी चीजों को। ठीक है, अगला इडियम है थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू मतलब होता है द्वारा, थिक का मतलब होता है पतला, और थीन का मतलब होता है घना, है ना। यानी थ्रू मतलब होता है किसी चीज के द्वारा बैठना, थिक का मतलब होता है घना। अच्छा मैं उल्टा बोल दिया, थिक मतलब घना, थीन मतलब पतला। ठीक, ऐसे कहा जाता है कि पहले के टाइम पर रोड नहीं बने हुए थे, आज भी बहुत धीरे धीरे ही रोड बन रहा है। तो पहले टाइम पर रोड नहीं बने थे, रास्ते जो हुआ करते थे वो जंगल से हुआ करते थे। वो जो जंगल के जो रास्ते थे वो बहुत ही घने घने जंगल होते थे और पतले पतले रास्ते होते थे। और कोई व्यक्ति उन रास्तों से जब गुजरता था तो उसको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहां पर जानवर हैं, सांप है, जहरीले कई से पौधे होते हैं। तो वैसे ही है कि जो घने घने जंगल के पतले पतले रास्ते से होकर जो गुजरता था, यानी अच्छे और बुरे समय में एक साथ देना, मतलब एक तरीके से कि हर समस्या का जो पूरी डिफिकल्टी से सामना करता था। यानी मतलब एक तरीके से कहूं मैं कि अगर घना जंगल है तो भी, पतला रास्ता है तो भी, तो हर परिस्थिति में वो जो है एक तरीके से दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है। उसी को कहते हैं थ्रू थिक एंड थीन। ये इंसान की जिंदगी पर भी कई बार आता है। इंसान की जिंदगी में कभी समय घना आता है, कभी उसका समय पतला आता है, मतलब अच्छा समय आता है और बुरा समय आता है। तो हर समय साथ दे रहा है, मतलब थ्रू थिक एंड थीन। तो हर डिफिकल्टी का पूरा मतलब बढ़िया से साथ देना, तो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स हर तरीके से गुजरना, उसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थीन। यानी यही क्या है, थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ना, जीनियन फ्रेंडशिप नहीं, यहां थ्रू डिफिकल्ट टाइम, कि हर मुसीबत में उसके साथ बने रहना, है ना। अच्छे मौसम, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो नहीं, वही बात है, नहीं बदलेंगे। तो वही चीज कहा था थ्रू थिक एंड थीन। लाइक चॉक एंड चीज, यानी जैसे किसके जैसे, चॉक और चीज के जैसा। इसका मतलब क्या है, देखो आप सभी लोग जानते हैं चॉक का मतलब तो वही है जो बचपन में आप खाते थे स्कूल में, स्कूल से चुरा के लाते थे घर पे, और इसमें इसको पानी में या दूध में डाल के मोर का पंख डालते थे, तो वही वाला चॉक। एक होता है चीज, ये चीज का मतलब होता है बाढ़, लिखा है चीज, बाढ़ नहीं। चीज एक तरीके का खाने वाला नहीं होता है, चीज नहीं, चीज नहीं, चीज। जैसे नहीं कहते एक्स्ट्रा चीज, बर्गर विथ एक्स्ट्रा चीज, तो वो चीज होता है ना, ये मक्खन जैसा होता है, उसे चीज कहते हैं। तो बताओ चौक और चीज, बताओ एक जैसा है? भाई चौक अलग है, चीज अलग है। एगो राजा भोज है, एगो गंगू तेली है ना। मतलब एक चौक है, एक चीज है। एक और इडियम बनता है अंग्रेजी में, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग वस्तुएं। तो वहीं से बना है क्या कि लाइक चौक एंड चीज, मतलब वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफिकल्ट है, एक दूसरे से अलग है, उसी को कहते हैं कि बिल्कुल अलग होना, लाइक चौक एंड चीज, यानी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से अलग ही होना, उसे कहते हैं लाइक चौक एंड चीज, यानी पूरी तरीके से क्या है, तो ये पूरी तरीके से अलग है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। 2022 का ये पेपर 1 था जिसके सारे इडियम्स आपके सामने मैंने रख दिया है। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो पर हम बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे, हर पेपर को आपके सामने लाके रख दूंगा। तो मिलते हैं उस अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।